है, चेयरमैन, फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फर्स्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज की और एक जबरदस्त पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम चलाती हैं। देवना जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दुबई से। IIM अहमदाबाद की पास आउट हैं और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में खासी रुचि रखती हैं। बैचलर्स और मास्टर्स आपने मैथमेटिक्स में किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से और बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट्स आपके पास हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स में खासकर। अलावा इसके देवीना जी शायरी बहुत पसंद करती हैं और शायद उससे ज्यादा बाजार को। नमस्कार देवीना जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज में और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको। आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत ही डिफरेंट आपने इंट्रोडक्शन दी। नववर्ष की, अब नववर्ष को तो थोड़ा पुराना हो गया वर्ष, लेकिन फिर भी आपके सब दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। चलिए देवीना जी चर्चा शुरू करते हैं। आप बहुत ही मजबूत पकड़ भारतीय बाजारों में रखती हैं और अक्सर पोजिशनल कॉल्स, लॉन्ग टर्म कॉल्स और मोमेंटम ट्रेड्स के साथ साथ सेक्टोरल व्यूज भी रखती हैं। जरा बाजार को एनालाइज कीजिए हमारे लिए। एक तरफ हम लोग बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड्स ग्लोबली देख रहे हैं, परेशानियां ब्याज के दरों में आती हुई दिख रही हैं और हमारे विदेशी मित्र कासी बिकवाली भारतीय बाजारों में करते हुए पिछले 6 महीनों से। क्या लगता है आपको? अभी अगर आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो ये साल उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्ष अच्छे रहे, वो एक बात है। दूसरी बात आपने ठीक कही ब्याज दरों की, और ब्याज दरों का सीधा लेना देना होता है बाजार के वैल्यूएशन या PE से, क्योंकि आप उसी पर आपका डिपेंड करता है कि आप क्या डिस्काउंट रेट यूज कर रहे हैं। बाद में जो प्रॉफिट आएगा, बाद में जो कैश फ्लो आएगा 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो इसी कारण से जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, एक तो पूरा बाजार पर थोड़ा वो नेगेटिव असर डालता है। दूसरा ये होता है कि ऐसी कंपनी जिसमें आज प्रॉफिट कम है और बाद का प्रॉमिस ज्यादा है कि बहुत अभी ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बहुत कमाएंगे, तो उन चीजों का वैल्यूएशन आज जब अगर ब्याज दर जैसा कि आपने वेस्ट में देखा कि 0% या उसके आसपास थी, तो फिर आप 5 साल बाद आपको 100 रुपए मिले या आज 100 रुपए मिले, उनका वैल्यू सेम हो जाता है। लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वो वैल्यू कम हो जाता है। तो इसी कारण आप देखिए तो ज्यादा जो इशू आया है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो वो टेक्नोलॉजी कंपनीज और नैस्डैक लिस्टिंग में। नैस्डैक के लिए जनवरी लगभग, जब से नैस्डैक शुरू हुआ है, लगभग सबसे खराब जनवरी रहा। जस्ट आखिरी में जाके थोड़ा सा ऊपर होने के कारण वो जस्ट सेकेंड वर्स्ट हो गया, वर्स्ट होने की बजाय। तो तकलीफें रही हैं। जहां तक भारत का सवाल है, पिछला साल बहुत ही अच्छा था। निफ्टी 500 आई थिंक कुछ 31% अप था, हमारा PMS कुछ 56% अप था। लेकिन अब ये साल उतना अच्छा तो होने की आशा बहुत कम है, लेकिन फिर भी भारत, हमको ऐसा लगता है कि बाकी बाजारों से बेहतर करेगा। सो आउट परफॉर्मर रहेगा इंडिया, पर आपको सेक्टोरली थोड़ा देखना पड़ेगा। तो एक तो शायद आगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की थोड़ी और बात करें तो मैं बताऊंगी, मुझे लगता है कि रुपये पर थोड़ा प्रेशर रहेगा, इसलिए आप थोड़ा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, आप थोड़ा निवेश की बात कर रहे हैं तो उनमें देख सकते हैं। जैसे IT सर्विसेज तो काफी समय से हमको अच्छा लगता है। जनवरी उसके लिए बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन अभी भी हमारा उस पर विश्वास है कि वो सेक्टर अच्छा है। टेक्सटाइल वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। आपके PLI स्कीम से आपको थोड़े उसमें आपको थोड़ा स्टॉक्स में जाना पड़ेगा, कुछ केमिकल्स में, कुछ ऑटो कंपोनेंट्स में, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा। कैपिटल गुड्स जो पिछले साल से थोड़ा अच्छा करने लगा, बट कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है जो काफी समय तक उससे पहले अच्छा नहीं कर रहा था। फंडामेंटली उतने प्रोजेक्ट नहीं लग रहे थे। अब कैपिटल गुड्स काफी अच्छा सेक्टर लगता है। तो आप सेक्टोरली देखें तो ये ब्रॉडली टेलीकॉम, ऑफ कोर्स उसमें बहुत कंपनियां तो नहीं है, पर
वो भी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में लगता है। जी देवीना जी, जरा आपसे बारीकी से समझेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। ये मैं जानता हूं कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से निवेश की राय मिलती है, लेकिन जिस हिसाब से हम नतीजे देख रहे हैं, जिस हिसाब से पिछले 2, 3, 4 साल में बैलेंस शीट्स का क्लीन अप हुआ है और आगे आने वाले समय में हम लोग एक केपेक्स साइकिल डेवलप होते हुए देखते हैं भारतीय बाजारों में, पीएसयू बैंक्स में आपको कुछ पसंद आता हो तो उसकी चर्चा कीजिए। ओवरऑल पहले तो बैंकिंग की चर्चा करें तो बैंकिंग और फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो प्रायः मुझे अच्छा नहीं लगता है। अधिकतर आप किसी भी समय पूछेंगे तो मैं बोलूंगी कि ये बिजनेस ही बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें इतना ज्यादा रिस्क होता है और उसमें आपको उसके सामने उतना ज्यादा रिटर्न मिलता नहीं है। तो ये जनरल बाजार के लिए नहीं, बाकी कमेंटेटर्स के हिसाब से नहीं, बट लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा चेंज है कि इतने साल बैंकिंग सेक्टर से दूर रहने के बाद अब ऐसा लगता है कि अगर आप कायदे से चुने तो कुछ कुछ आपको वहां पर मिलेगा। अब वो एक तो ये भी होता है कि जब ब्याज दरें ऊपर जाती हैं तो वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप जो एसेट साइड है, जो आपके लोन वगैरह है, उसमें ब्याज दर एकदम से ऊपर हो जाती है, जबकि आपका जो लायबिलिटीज है, डिपॉजिट्स वगैरह है, उसमें आपको धीरे धीरे करके जब वो एफडी मैच्योर हुई तब उसका आपने रेट बढ़ाया, तो वो एक आपको नेचुरल थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन का मिलता है। तो इसी कारण आप देखिए तो जैसे अमेरिका में भी बैंक स्टॉक्स ने अच्छा किया है। भारत में थोड़ा सा उसमें थोड़ा एक और आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी, वो है कि बॉन्ड पोर्टफोलियो काफी बड़े होते हैं बैंक्स के, तो उनमें ये ब्याज दरें बढ़ने का नेगेटिव असर आता है। पर आपकी बात ठीक है कि काफी हद तक क्लीन अप हो गया है, तो आगे चलने में बैंकिंग सेक्टर पहले से डर लगता है बनस्पत आप अगर चॉइस ठीक से करें। अच्छा देवी जी, आप अभी तक आपने काफी देखें पहलुओं पे बात करी, रूपी पे बात करी, एक्सपोर्टर्स को अगर आप देखें, स्पेशली अगर आप देखें आईटी पे आप काफी फोकस कर रही हैं, कैपिटल गुड्स पे आपने टिप्पणी करी, बैंकों पे आपका विचार हमने जाना। लेकिन जब ब्याज दरें अगर आप देखें बढ़ रही होती हैं, इसका मतलब ये भी है कि अगर आप देखें अब ग्रोथ बहुत अच्छी है। और आप ये देखिए देवीना जी, हमने CY20 में और CY21 में मेटल्स में बहुत अच्छा पैसा बनाया। उसके बाद अगर आप CY21 का सेकेंड हाफ देखें, वहां पे थोड़ा रिट्रेसमेंट था, एंड स्पेशली पिछले 4 दिन से 5 दिन से आफ्टर आई थिंक केपेक्स फिगर इन इंडियन बजट, मेटल्स में एक सब्सटेंशियल मूव दिखा है हमने। मैम, आप मेटल्स को कैसे अप्रोच कर रही हैं इस वक्त? में जैसा कि आपने बोला कि एक समय तक अच्छा पैसा बना और हम लोगों ने PMS में ज्यादा लिया था CY20 के सेकेंड हाफ में, और फिर उसको लाइटन अप कर दिया था CY21 के बीच तक आते आते। तो क्योंकि वही हम लोग का व्यू था उस समय, वो एक कमोडिटी साइकिल में बड़ा सा मूव आया था। इतने साल 10-15 साल कमोडिटीज बहुत ही खराब स्थिति में रही और उसके बाद वो मूव आया था। तो वो अब मेटल्स बहुत मतलब ऐसा बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म या बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करने वाली स्थिति नहीं लग रही है। अब मोस्टली वो मार्केट के लाइन में ही चलेगा। अभी कोई बहुत ओवरवेट करने वाला नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर जैसे कि अगर रुपी घटता है तो उस समय आपको थोड़ा वो बूस्ट मिलेगा रुपी में, यहाँ पर कि ये मेटल्स में आप प्राइस टेकर है, आपका जो भी अंतरराष्ट्रीय भाव है आप उसको सीधा कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज आपके पास और कोई बेंचमार्क नहीं रहता है। तो वो तो मेटल में डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्या होता है उस पर ज्यादा वो निर्भर करते हैं। जी देवीना जी, आप और हम लोग पिछले 25 से 1 साल से शुगर सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही साइक्लिकल रहा और हम लोग चाहते ही हैं कि कितना सरकारें यहाँ पर समझिए साख रखती हैं प्राइसेस सेट करने में, इनपुट और आउटपुट कॉस्ट भी। कुछ ऐसा आपको दिखता हो कि ये एथेनॉल की वजह से अब हम लोग 12 महीने की मजबूत बैलेंस शीट्स और P&L अकाउंट्स और नतीजे देखेंगे शुगर सेक्टर से। बहुत सारे स्टॉक्स मल्टी ईयर बुल रन में अब आते हुए दिख रहे हैं। 15, 17, 18, 20 साल के चार्ट्स अब टूटते हुए
और एक शायद नई सुबह चीनी के बाजार में होती हो। आपके पोर्टफोलियोज में यहाँ पर कुछ काउंटर्स जुड़े हैं क्या? हमारे पोर्टफोलियो में है, शुगर थोड़ा ओवरवेट सेक्टर है, तो वो मैंने जब शुरू में बताया, शायद मैं इसको मिस आउट कर गई, बट हाँ अभी तो शुगर अच्छा लगता है। पर हम लोग इस चीज को थोड़ा देखते रहते हैं, मतलब कोई भी चीज हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि एक बार ले लिया तो फिर उसको भूल गए बिल्कुल ही। स्पेशली जैसे कि आपने बोला ये सिक्लिकल सेक्टर है, तो फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। और उसका कुछ कारण ये भी है कि ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी एग्री कमोडिटीज ने काफी अच्छा किया है। कुछ तो ये आप समझ लीजिए ब्राजील वगैरह में क्लाइमेट इवेंट्स के कारण भी, और आपने लोकल बात भी करी इथेनॉल की, और यहाँ के जो भाव है, तो हाँ फिलहाल शुगर अच्छा लगता है हमको भी। क्या पसंद आएगा चीनी में? आपने कुछ पूछा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। जी, मैं पूछ रहा था कोई आप कोई स्टॉक्स का जिक्र करना चाहे चीनी के स्पेस में? नहीं, मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो बात नहीं करती हूँ, तो वो तो हम लोग सेक्टर लेवल तक की बात करते हैं। जी मैम। अच्छा मैम, अब आते हैं ऑटो पे। अब देखिए हम कैपिटल गुड्स से बातचीत कर रहे हैं, तो कैपिटल गुड्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आप कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे बात कर सकते हैं, हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बात कर सकते हैं, और हम टू व्हीलर पे बात कर सकते हैं। और आजकल हमारे पास एक थीम मैडम नई है बात करने के लिए, वो है ईवी। तो ऑटो में आपका झुकाव किस वक्त है, किस तरफ है इस वक्त? ऑटो में अभी तो 4 व्हीलर पर ही है। आप वैसे भी नंबर्स देखिए, और ये तो खैर हम लोग बाजार की बात कर रहे हैं, पर इससे इकोनॉमी के बारे में काफी कुछ मालूम चलता है कि आप देखिए तो हाई एंड कार्स और एसयूवीज बिक रहे हैं, और टू व्हीलर्स बिल्कुल ही नहीं बिक रहे हैं। आप टू व्हीलर्स का अप्रैल से दिसंबर तक का नंबर देखिए तो ये 10 ईयर लो पे है। तो 10 साल पहले भी इतने कम टू व्हीलर नहीं बिक रहे थे। आप इस तरह से देखें तो कोई भी ऐसा बिजनेस होता नहीं जहां आपके वॉल्यूम 10 साल पुराने लेवल पर हो। तो इससे पता लगता है कि इकोनॉमी में कितना डिस्ट्रेस है। तो अभी भी मतलब टू व्हीलर तो अभी भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज अभी भी रोजगार के नंबर देखें, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर देखें, तो अभी भी बहुत सारे हमारे जो देश में रहने वाले हैं उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। आप देखिए कृषि में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखा रहा है, जो कि आप जब ग्रोथ होती है तो ऐसा नहीं होता है। कृषि में एम्प्लॉयमेंट कम होता है, बिकॉज इतने लोग कृषि में एक्चुअली में चाहिए नहीं। आप मनरेगा की देखें तो वहां भी अभी लोग ज्यादा मांग रहे हैं उसके अंतर्गत काम। तो ये सब चीज टू व्हीलर के लिए मायने रखती हैं, क्योंकि अब ये नजर आ रहा है कि अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा कि लोग अपवर्डली मोबाइल हो रहे हैं, आप लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं। वो काफी हद तक अभी हो नहीं रहा है। जीडीपी में भी आप देखें तो प्राइवेट कंजम्पशन का नंबर अच्छा नहीं है। सब गवर्नमेंट स्पेंडिंग के आधार पर बहुत कुछ जीडीपी का ग्रोथ आया है। तो ये सब चीज और टू व्हीलर्स के लिए तो अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पोर्टफोलियो में 4 व्हीलर है। देवीना जी, एक ईवी का थीम जैसा कि वीरेन जी कह ही रहे थे, हम सबके जहन में और स्मृति पटल में बिल्कुल आगे है। लोग चर्चाएं करते हैं कि आप पावर स्पेस में जाइए, बैटरी स्पेस में जाइए, एंसिलरी स्पेस में जाइए। फिलहाल एक समझिए बादल सा है कि कहां पर क्लियर विनर्स इमर्ज होते हुए दिखेंगे 1-2 साल में, जहां तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चर्चा है। आपने अपने पोर्टफोलियोज कैसे पोजीशन किए हैं? क्या आप एंसिलरीज की तरफ जा रही हैं या आप जा रही हैं व्हीकल मेकर्स की तरफ? अभी हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें पोजीशन ली नहीं है। ये चीज स्पेस को देख रहे हैं, और एंसिलरी की तरफ जाना ज्यादा अभी के लिए तो ठीक होगा, पर उसमें भी आपको सोच समझ कर निवेश करना है। और जहां तक व्हीकल मेकर्स का सवाल है,
एक मैं ओवरऑल चीज कहूंगी कि लोगों को लगता है कि जो भी नए व्हीकल मेकर्स आएंगे वो मार्केट शेयर लेके जाएंगे, बट मैं जो सोचती हूँ, जो भारत के ऑटो मेकर्स हैं उनका मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको जो ओरिजिनल व्हीकल मेकर्स हैं जो आज की डेट पे कार बना रहे हैं या टू व्हीलर बना रहे हैं, उन सब पे भी नजर रखनी चाहिए कि वो ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहें कि जो पुराने मैन्युफैक्चरर हैं वो दे विल बी रिटन ऑफ और जो नए आ रहे हैं उन्हीं पे सारा दारोमदार है, तो ऐसा नहीं होगा। और मैम रियल एस्टेट इस स्पेस में अब इससे जुड़ी हुई 2-3 चीजें हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी, होम इम्प्रूवमेंट भी है, रेट्स काफी सब्सटेंशियली लो हैं और स्टेट पॉलिसीज ने अगर आप देखें काफी मदद की है रियल एस्टेट कंपनियों की। आपका रियल एस्टेट पे क्या टेक है मैम इस वक्त? रेट तो अब खैर ऊपर जाएंगे, तो अब रेट लो है तो वहां से तो ऊपर जा रहे हैं, तो वो अब जितना अट्रैक्टिव हाउसिंग लोन पहले था अब उतना नहीं रहेगा, वो कुछ समय में तो वो चीज सामने आ ही जाएगी। तो रियल एस्टेट में भी वैसे आप देखें तो वही लिस्टेड रियल एस्टेट ऑफ कोर्स ज्यादातर है हाई एंड रियल एस्टेट जो कि अच्छा कर रहा है, बट अगर आप पूरा रियल एस्टेट या पूरे हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो जो लोअर प्राइस मकान है या अपार्टमेंट है वो नहीं बिक रहे हैं, वो आपको क्लियरली नजर आएगा, एक दो अलग अलग ग्रोथ रेट्स। सो ये सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम लोगों ने ज्यादा पोजीशन ली है, पर ये क्योंकि ये थोड़ा हाई रिस्क सेक्टर है, इसमें आपको क्लोजली देखना पड़ता है, लेवरेज सेक्टर है। तो बट जैसा कि आपने बोला अभी फंडामेंटली तो अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हाई एंड रियल एस्टेट बिक रही है और जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो उसी सेगमेंट में है। जी देवीना जी, यहाँ पर आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो पोजीशनड है पीएमएस में, जरा उसकी चर्चा कीजिए। आप अलग अलग स्कीम्स ऑफर करती हैं मिड कैप्स के लिए, लार्ज कैप्स के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। यहाँ पर अगर एक बर्ड्स आई व्यू लिया जाए 35,000 फीट से, तो आपके पोर्टफोलियो एलोकेशंस क्या क्या है सेक्टोरली? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि हम लोग ज्यादा स्कीम ऑफर करते ही नहीं है। हम लोग बिकॉज आप अगर आप बहुत सारी तरह की स्कीम ऑफर कर रहे हैं तो फिर ये आपने जो मेन डिसीजन है वो निवेशक पे डाल दिया कि आज मैं मिड कैप में हूँ कि आज मैं लार्ज कैप में हूँ, और जो सारा रिटर्न बनता है वो इसी एलोकेशन से बनता है कि आप किस सेक्टर में है, कौन से, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी देखें तो कौन से मार्केट में है, ज्योग्राफिकली इंडिया में देखें तो कौन से सेक्टर में है, और या स्मॉल कैप मिड कैप में है कि लार्ज कैप में है, तो वो तो फिर आपने निवेशक को ही फंड मैनेजर बना दिया अगर आप खूब सारी स्कीम ऑफर कर रहे हो। तो हमारे हिसाब से जो फंड मैनेजर है उसका जो असल जॉब है वो ये है कि डिसाइड करना कि अभी कहाँ रहना है। तो इसलिए हम लोग की खाली 2 ही स्कीम है, एक है इक्विटी के लिए IS 50 इंडिया सुपर 50, जिसमें मैंने बोला पिछले साल हम लोग का 56% रिटर्न रहा, NSE 500 का 31%। बट उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो फंड मैनेजर का एक और मेन काम होता है, वो रिस्क मैनेज करना। सो वो वॉलेटिलिटी भी हमारे पोर्टफोलियो की कम रही, मार्केट से भी बहुत कम, बाकी कॉम्पिटिटर से भी बहुत कम। तो वो हम लोग उस हिसाब से मैनेज करते हैं कि सबसे पहले आप रिस्क को मैनेज करिए। रिटर्न मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। वो आपका पहला लक्ष्य नहीं हो सकता कि सबसे ज्यादा रिटर्न मैं कमाऊं, वो अलग बात है, पर सबसे पहले आप निवेशक का डाउनसाइड प्रोटेक्ट करिए कि उसको लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस कम से कम होना चाहिए। तो वो हम लोगों ने जैसे 2020 में देखिए तो वो कोविड क्रैश में भी हमारा लॉस सबसे कम रहा, क्योंकि हम लोगों ने काफी रिस्क कंट्रोल में देखा। और इवन आप पीएमएस में वैसे भी देखें तो हम लोग अक्सर पुट ऑप्शंस के द्वारा इंश्योरेंस लेके रखते हैं कि अगर जब भी मार्केट में लगा कि डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है, भले ही वो कभी इंश्योरेंस वो वेस्ट होता है, आप वेस्ट कहें तो वो उसी कैटेगरी का है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और आप अस्पताल नहीं गए, तो ये आपने गलत डिसीजन लिया क्या। सो एक हमारा वो पोर्टफोलियो है। दूसरा पोर्टफोलियो मल्टी एसेट पोर्टफोलियो है जिसमें इक्विटी है और बाकी फिक्स्ड इनकम गोल्ड वगैरह है, जिससे
थोड़ा वॉलेटिलिटी कम होता है, जिनको थोड़ा और लोअर रिस्क चाहिए। बट इक्विटी में बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफर करना, आप एक तरह से अपना जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप निवेशक पे डाल रहे हो। और अक्सर ये भी होता है कि निवेशक जो है जो वो कल की थीम चेस कर रहा होता है कि वो पिछली बार अभी पिछले 6 महीने में इस सेक्टर ने अच्छा किया तो मैं इस सेक्टोरल थीम में चला जाऊं। तो वो एक ट्रैप जैसा होता है जिसमें आपका एक्चुअली में प्रॉफिट कम होता है। और रिस्क का एक और ये भी रहता है कि हम लोग काफी डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव करते हैं। तो ऐसा नहीं कि पीएमएस में आपने 10 स्टॉक और 15 स्टॉक ले लिए और वो भी ज्यादातर स्मॉल कैप। तो रिस्क कंट्रोल में एक ये भी रहता है कि स्मॉल कैप थोड़ा आप कम रखें। हम लोग का स्मॉल कैप एक्सपोजर 10-12% के ऊपर नहीं जाता है। तो ये थोड़ा सा फोकस रिस्क पे ज्यादा रहता है और रिटर्न आ ही जाते हैं फिर। सॉरी कह रहे थे जी। चलिए देवना जी, हाँ देवना जी, बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़ी दुबई से और इतना कीमती समय निकाला और इतनी सटीक राय दी। सन 2022 आपके निवेशकों के लिए उतना ही रिटर्न लाए जितना आपने सन 2021 में दिखा। यही शुभकामनाएं CNBC आवाज की तरफ।